इस वीडियो में हम लोग नक्षत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं और जो 28वां नक्षत्र होता है वो है अभिजीत नक्षत्र, जो कि मुहूर्त पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अभिजीत नक्षत्र को छोड़ दें तो मुख्य रूप से 27 नक्षत्र होते हैं। तो दोस्तों जब पृथ्वी पर से आसमान को देखते हैं तो टोटल 360 डिग्री आप देख सकते हैं। तो 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री है। तो प्रत्येक नक्षत्र, ओके, जब प्रत्येक नक्षत्र की बात करें तो 13 डिग्री 20 सेकेंड का एक नक्षत्र पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस रीजन 27 को अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र पड़ेगा। और वहीं अगर राशि की बात करें तो एक राशि दोस्तों 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो टोटल 12 राशि होती है, तो 12 इंटू 30 कीजिएगा तो 360 डिग्री आएगा। ओके, तो इस प्रकार से डिवीजन किया गया, यानी कि प्रत्येक 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र और टोटल 30 डिग्री का एक राशि। इसका मतलब क्या है कि एक राशि में दो कंप्लीट नक्षत्र आ सकते हैं। ओके, दो कंप्लीट नक्षत्र आ सकते हैं या फिर एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला नक्षत्र है। तो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक ये नक्षत्र रहेगा अश्विनी। ओके, तो इसको बोलेंगे मेष राशि में, क्योंकि मेष राशि 30 डिग्री का होता है। तो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 सेकेंड मेष राशि में ही रहेगा। उसके बाद आता है वर्णी। वर्णी दोस्तों 13 डिग्री 20 मिनट मेष राशि से 26 डिग्री 40 मिनट मेष राशि तक रहेगा, क्योंकि मेष राशि 30 डिग्री का होता है। तो वर्णी भी पूरा आ जा रहा है इसमें। जो कृतिका नक्षत्र है वो 26 डिग्री 40 मिनट मेष राशि से होकर 10 डिग्री वृषभ राशि तक जाता है। ओके, तो कृतिका जो नक्षत्र है उसमें मेष राशि का प्रभाव और वृषभ राशि दोनों में ये पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेष राशि है प्रत्येक राशि 30 डिग्री के होते हैं, तो 30 डिग्री समाप्त हो गया। तो अब दोस्तों नेक्स्ट राशि वृषभ राशि में एंटर कर गया। तो इस प्रकार से आप दोस्तों 360 डिग्री में, ओके, 360 डिग्री में आप डिवाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से नक्षत्र पता कर सकते हैं। ये टोटल जितने 27 नक्षत्र हैं उसको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों नक्षत्र का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी कुंडली में। क्यों? क्योंकि आपका जन्म, आप जब जन्म ले रहे थे उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था। ओके, नक्षत्र पता हो गया तो राशि भी पता चल जाती है। किस राशि में था वो तो पता करना ही है, बट किस नक्षत्र में था अगर ये पता चल जाए तो दोस्तों नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है उसकी दशा मिलती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र हो गया। और जन्म नक्षत्र में अगेन 4 पद होते हैं। ओके, हर नक्षत्र, जैसे अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो उसका एक देवता होगा, उसका एक लॉर्ड होगा और उसके 4 पद होते हैं, पद 1, पद 2, पद 3 एंड पद 4। तो इसका मतलब ये है कि फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है नक्षत्र को, और प्रत्येक पद को एक साउंड से एसोसिएट किया गया है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का फर्स्ट पद चू साउंड से एसोसिएट किया गया है, वहीं अश्विनी नक्षत्र का सेकेंड पद चे साउंड से एसोसिएट किया गया है। अश्विनी नक्षत्र का तीसरा पद चो साउंड से और अश्विनी नक्षत्र का चौथा पद ला साउंड से। वैसे ही वर्णी का पहला पद ली साउंड से। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक प्रत्येक जो पद है, प्रत्येक नक्षत्र के जो पद है उसको किसी न किसी साउंड से एसोसिएट किया गया है। और ये जो साउंड से एसोसिएट किया गया है दोस्तों, जब कभी भी इंसान का जन्म होता है तो जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था और उसमें से नक्षत्र में भी किस पद में था, तो उसके अनुसार उसको जो है राशि का नाम मिलता है। ओके, और जिस भी नक्षत्र में रहेगा उसका एक देवता होगा और उसका एक लॉर्ड भी होगा उस नक्षत्र का। नक्षत्र का एक अपना करेक्टरिस्टिक है, जैसे प्रत्येक राशि का अपना करेक्टरिस्टिक है। ओके, जैसे मान लीजिए कि जल तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, उसके अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। वैसे ही प्रत्येक नक्षत्र के भी अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं।
तो अगर नक्षत्र के प्रॉपर्टीज़ को अगर आप जानते हैं तो किसी भी जातक के उस जातक का जन्म जिस किसी नक्षत्र में हुआ है, ओके, उस नक्षत्र के प्रॉपर्टी अगर जान लेते हैं तो उसके बारे में सटीकता से आप बता सकते हैं। देखिए, जब कुंडली बनती है तो चंद्रमा जहाँ कहीं भी होता है वो ये देखा जाता है कि वो किस राशि के इन्वायरमेंट में है, और जिस भी राशि में होता है उस राशि में हम लोग उसका नक्षत्र देखते हैं और उस नक्षत्र में भी पद देखते हैं। तो इतना डिटेल में हम लोग देखते हैं और उसके आधार पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। ओके, और ये जो पद होते हैं वो व्यक्ति के स्वभाव, जन्म राशि और नवमांश पर असर डालते हैं। ये इसलिए ये पद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के नवमांश भी क्रिएट होगी, और ये जो जितने भी नक्षत्र हैं उसका पर्सनालिटी एंड बिहेवियर से उसका गुण मैच करेगा। जैसे हर नक्षत्र के अपने गुण होते हैं जो व्यक्ति के स्वभाव, कैरियर, इंटरेस्ट एंड मानसिकता को दर्शाता है, पर्सनालिटी को दर्शाता है। और जो हम लोग गुण मिलाते हैं, जैसे 36 गुणों का मिलान किया जाता है विवाह के समय, तो ये जो 36 गुण का मिलान है दोस्तों, ये भी नक्षत्र बेस्ड कंपैटिबिलिटी है। तो एक तो हम लोग विवाह के लिए तो सबसे पहले ये भी देखते हैं कि हेल्थ देखेंगे, लॉन्जिविटी देखेंगे, मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी, ये तो देखेंगे। तो वो दोस्तों, वो देखने के लिए तो हमारे पास हाउसेस हैं, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, और जो भी इवेंट का प्रिडिक्शंस होते हैं तो वो तो हम लोग कर सकते हैं। जो कुंडली बनेगा, लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट और जो वेरियस चार्ट होते हैं उसका एनालिसिस करके कर सकते हैं। ओके, बट अगर हमें दोस्तों जो 36 गुण मिलान करते हैं तो वो 36 गुण मिलान बेसिकली नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है, नक्षत्रों के गुण मिलान है। ओके, तो अगर सपोज राशि, अब उसमें भी देखते हैं ना राशि कौन सी है, उसका लॉर्ड कौन सा है, तो इस प्रकार से 36 गुणों का मिलान किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो प्रत्येक नक्षत्र का लॉर्ड तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। ये कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देवता भी याद कर सकते हैं, उसके बाद हर एक पद का जो साउंड होता है उसको भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रिडिक्शंस करते हैं ना तो चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, फटाक से तब बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और एक्चुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको याद तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कुंडली देखेंगे तो वो याद हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बट पहले अगर याद कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहती है। तो फर्दर आप जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में एनालिसिस करना चाहते हैं, वो रिसर्च करना आसान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें याद करने वाली चीज़ है, उसको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो हम नक्षत्र क्या, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, नक्षत्र और उसका लॉर्ड, वो तो याद होना ही चाहिए आपको। इस क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और उसका लॉर्ड लॉर्ड को याद रखना, प्रत्येक नक्षत्र के लॉर्ड को याद रखना अपने आप में ये चैलेंजिंग है। ओके, और इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक भी हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ट्रिक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे याद कीजिए कि अगर रेवती नक्षत्र है तो उसका लॉर्ड बुध होगा, आपके माइंड में फटाक से आना चाहिए। सतविसा नक्षत्र है तो राहु होगा, राहु का नक्षत्र है सतविसा नक्षत्र। ओके, पूर्व भाद्रपदा बृहस्पति का नक्षत्र है, तो ये आपके माइंड में फटाक से क्लिक करना चाहिए। तो अगर आप सपोज नंबर वाइज याद करते हैं या फार्मूला बेस याद करते हैं तो आप माइंड में उसका कैलकुलेशन क्विकली नहीं कर पाइएगा। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप करके फटाक से बता सकते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि जो भी नक्षत्र है, अगर वो नक्षत्र का लॉर्ड आपको फटाक से पता होना चाहिए। और ऐसे ही याद कीजिए, मूला नक्षत्र है मतलब केतु समझ लीजिए, उसका लॉर्ड केतु है और केतु को आप जानते हैं, केतु के करेक्टरिस्टिक को। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो उसके लॉर्ड भी, लॉर्ड के अलावा वो किसी न किसी एक देवता को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी याद करना है। और प्रत्येक नक्षत्र का अपना करेक्टरिस्टिक होता है, वो भी समझना जरूरी है। जैसे प्रत्येक राशि का एक अपना स्वभाव होता है, करेक्टरिस्टिक होता है, वैसे ही प्रत्येक नक्षत्र का होता है, वो भी आप जानेंगे। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट उसका लॉर्ड तो पता होना चाहिए। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, तो आश्विनी, माघा एंड मूला केतु का नक्षत्र है।
अगर केतु, अगर सपोज अश्विनी नक्षत्र की बात हो रही है, मतलब उसका लॉर्ड मान लीजिए केतु है। मघा की बात हो रही है तो उसका नक्षत्र केतु है। मूला की बात हो रही है तो उसका नक्षत्र केतु है। वैसे तो नक्षत्र संख्या 1, 10, 19 ऐसे लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 16, 17, एक क्रम वाइज लिख लीजिए, फिर 19, 20। और आप पाएंगे कि पहला हो गया केतु का, 10वां भी केतु का, 19वां भी केतु का। वैसे ही सेकेंड, 11 एंड 20 वीनस का हो गया, 3, 12 और 21 सन का हो गया। तो ऐसे नंबर वाइज भी याद कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि नंबर वाइज याद करना सही टेक्निक नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में अगर कोई नक्षत्र का नाम ले रहा है तो उसके एटलीस्ट लॉर्ड तो आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए, और इवेंचुअली याद हो जाएगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम याद हो जाएगा। तो बेटर है कि अगर आप फास्टर वे में अगर सीखना चाहते हैं तो ये जो बेसिक जो याद करने वाला चीज़ है ना, वो कम से कम आपके माइंड में होना चाहिए ताकि फटाक से स्ट्राइक हो। और अगर मान लीजिए कि किसी के वीडियो भी देख रहे हैं या कोई ब्लॉग पोस्ट या बुक्स पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का बुक्स भी अगर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों अगर किसी भी नक्षत्र की बात हो रही है तो उसके लॉर्ड आपके माइंड में फटाक से आने चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज आने चाहिए, तभी आप उस टर्म को अच्छे से समझ पाइएगा। तो सन की बात करें तो कृतिका, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा की बात करें तो रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी नक्षत्र में मून का जो है सबसे प्रिय नक्षत्र है रोहिणी। ओके, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा सबसे बेहतरीन माना जाता है, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे तो हस्त और श्रवण नक्षत्र भी है। मंगल की बात करें तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। राहु की बात करें तो अद्रा, स्वाति एंड सतबीसा। गुरु की बात करें तो पुनर्वसु, विशाखा एंड पूर्व भाद्रपड़ा। शनि की बात करें तो पुष्य, अनुराधा एंड उत्तर भाद्रपड़ा। मरकरी की बात करें तो अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप नक्षत्र के लॉर्ड को याद कर लीजिए। ओके, और एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है। और इसके अलावा अगर आप उनके लॉर्ड के साथ साथ अगर उनके देवता को भी, जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो अश्विनी कुमार होते हैं, तो अश्विनी कुमार से ना उनके स्वभाव से, अश्विनी कुमार किसके देवता होते हैं तो हीलिंग के, ओके, मेडिसिन के। तो वो क्विकली अश्विनी नक्षत्र से आप फटाक से कर लेंगे। वर्णी मीन्स यम, उसके देवता हो गए, उसका लॉर्ड हो गया शुक्र। कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, ओके, मृगशिरा का सोम, आद्रा का रुद्र, राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु का आदिति। तो इस प्रकार से दोस्तों नक्षत्र आपको याद करने की ज़रूरत है। ओके, इसके अलावा कुछ नक्षत्र आपको ये भी जानना जरूरी है, कुछ नक्षत्र गढ़ नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, अश्लेषा, माघा, रेवती, जिसमें विशेष पूजा की सलाह दी जाती है। तो चलिए हम लोग 27 जो 36 गुण होते हैं ना, उसमें नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है उसे समझते हैं। तो पहला जो मिलान में होता है, जैसे 3 पॉइंट दिया जाता है, वो है तारा मिलान। तारा, उसमें क्या होता है दोस्तों, तारा मिलान में अ, तारा मिलान की बात करें तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र को 9 ताराओं में डिवाइड किया गया है, जैसे जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, एक्स, कुछ इस प्रकार से। तो तारा के अनुसार मेल किया जाता है कि विवाह का योग उत्तम है कि नहीं है। एक तो तारा कंपैटिबिलिटी, नक्षत्र डिस्टेंस बेस्ड, ओके, तो नक्षत्र डिस्टेंस बेस्ड एक हो गया कंपैटिबिलिटी। उसके बाद दोस्तों होता है योनि। योनि में क्या होता है कि प्रत्येक नक्षत्र का एक पशु है, एक एनिमल है, एनिमल असाइन होता है। और जब दोनों नक्षत्र के योनि आपस में शत्रु होते हैं तो इनेमी योनि जिसको बोलते हैं, तो अगर दोनों आपस में शत्रु हैं तो यौन या मानसिक तनाव हो सकता है, तो योनि मिलान होता है। फिर आता है गण मिलान। ओके, तो गण की बात करें तो 3 गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। हर नक्षत्र एक गण से जुड़ा होता है। ओके, तो एक जैसे जो गण होते हैं उनमें अच्छी समझ होती है, जैसे देव का देव के साथ अति उत्तम, देव का राक्षस के साथ संघर्ष, मनुष्य के साथ राक्षस मध्य। मतलब प्रत्येक जो नक्षत्र होते हैं उनको देवता, मनुष्य और राक्षस
3 गण में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो ये हो गया गण गण मिलान। गण भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों जो गण मिलान है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देव मीन्स डिवाइन, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन तो पता है, राक्षस मीन्स राक्षस प्रवृत्ति। तो ये जो टर्म है ना, टर्म से उसके स्वभाव और उसके टेम्परामेंट को समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गण अगर मैच नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम होगा। गण का मतलब ये है कि सपोज दैट मैच हो जाती है, अगर सब कोई देव गुण गण का है और कोई राक्षस गण का है, इसका मतलब है कि उनके टेम्परामेंट में, जैसे किसी को अगर मान लीजिए ठंडा खाना पसंद है नॉर्मल और किसी को चटपटा खाना पसंद है, तो इस टाइप की कंपैटिबिलिटी होती है, जो कि ठीक है, मीन्स बाकी गुण मैच कर रहे हैं तो इसका उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नाड़ी। ओके, नाड़ी दोष। तो नाड़ी की बात करें तो नाड़ी का जो संबंध होता है ना, वो केवल और केवल सिर्फ, ओके, नाड़ी का जो संबंध है केवल और केवल सिर्फ, ओके, नक्षत्र के आधार पे होता है। इसमें राशि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नाड़ी का राशि के साथ कोई यू नो इन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल नक्षत्र के आधार पे नाड़ी का मिलान होता है। जैसे आदि, मध्य और अंत नाड़ी हो गए, तो दोनों अगर एक नाड़ी अगर हो जाता है तो उसमें समस्या आती है। क्या क्या हेल्थ और जेनेटिक्स में समस्या आ सकती है। ओके, तो ये भी नक्षत्र बेस हो गया, नक्षत्र के आधार पर डिसाइड किया जाता है। बट जो भकुट होता है, भकुट में यहाँ पे राशि का इंपॉर्टेंस है, मून राशि, मून साइन जो आपका राशि है। तो भकुट का मतलब होता है प्रेम, फैमिली लाइफ, प्रोस्पेरिटी। तो भकुट को दोस्तों हम लोग मून साइन के आधार पे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो नक्षत्र डायरेक्टली अफेक्ट करता है तारा। गुण मिलान की बात करें तो तारा, योनि, गण और नाड़ी। ओके, तारा, योनि, गण और नाड़ी दोस्तों ये नक्षत्र बेस्ड कंपैटिबिलिटी को दिखाता है। तारा हेल्थ हेल्थ और लक के लिए, एंड योनि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए, जो कि नक्षत्र के एनिमल्स के सिंबल के आधार पे देखा जाता है। फिर आता है दोस्तों गण, जो कि टेम्परामेंट और नेचर को दिखाता है, नक्षत्र बेस है गण। उसके बाद नाड़ी हो गया। कौन कौन सा राशि के आधार पे हो जाएगा, मून साइन के आधार पे। तो एक हो गया वर्ण, जिसको 1 पॉइंट मिलता है, मून साइन के अकॉर्डिंग होता है। वैश्य, वैश्य वो जो है मून साइन के अकॉर्डिंग होता है, वो भी राशि बेस है। तारा नक्षत्र बेस, योनि नक्षत्र बेस, ग्रह मैत्री राशि लॉर्ड। ओके, जैसे मून साइन का लॉर्ड जो भी होगा, मून साइन का मीन्स बेसिकली राशि का जो लॉर्ड होगा, ग्रह मैत्री। गण के लिए अगेन नक्षत्र, एंड बकुट के लिए मून साइन, नाड़ी के लिए दोस्तों अगेन नक्षत्र। तो टोटल अगर बात करें तो नक्षत्र बेस 18 पॉइंट के आसपास हम लोग दे सकते हैं, जिसमें तारा, जो कि तारा, योनि, गण और नाड़ी नक्षत्र बेस हो गया, राशि बेस हो गया, वर्ण, वश्य, मैत्री, बकुट